गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। जी हाँ दोस्तों, आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, ब्रेकिंग न्यूज़ अपडेट्स के रूप में। तो दोस्तों, आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। तो दोस्तों, सीधे चलते हैं आज की पहली बड़ी खबर की ओर। पाकिस्तान पर फिर डिजिटल स्ट्राइक। झूठी खबर चलाने वाली 2 वेबसाइट समेत 35 यूट्यूब चैनल किए गए ब्लॉक। भारत विरोधी प्रोपेगेंडा फैला रहे थे। जी हाँ दोस्तों, भारत सरकार ने पाकिस्तान पर एक बार फिर डिजिटल स्ट्राइक की है। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर की चेतावनी के अगले ही दिन सरकार ने 35 यूट्यूब चैनल, 2 ट्विटर अकाउंट, 2 इंस्टाग्राम अकाउंट, 2 वेबसाइट और एक फेसबुक अकाउंट ब्लॉक कर दिए हैं। यह कार्रवाई IT नियमों के तहत की गई। ये सभी अकाउंट पाकिस्तान से ऑपरेट हो रहे थे। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्रालय के सेक्रेटरी अपूर्व चंदा और ज्वाइंट सेक्रेटरी विक्रम सहाय ने शुक्रवार को इस मसले पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। विक्रम सहाय ने कहा कि 20 जनवरी को मंत्रालय को मिली खुफिया जानकारी के आधार पर हमने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर एक्शन लिया है। ये सभी फेक न्यूज और भारत विरोधी प्रोपेगेंडा फैला रहे थे। वहीं अपूर्व चंद्रा ने बताया कि ब्लॉक किए गए यूट्यूब चैनलों के पास 1.2 करोड़ सब्सक्राइबर और 130 करोड़ से ज्यादा व्यूज थे। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, एक दिन पहले गुरुवार को सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने चेतावनी दी थी कि देश के खिलाफ साजिश करने वालों पर इस तरह की कार्यवाही जारी रहेगी। अनुराग ठाकुर ने कहा था कि भारत विरोधी कंटेंट फैलाने और साजिश रचने वाले वेबसाइट्स, चैनल्स के खिलाफ कार्यवाही की जाएगी। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। केजरीवाल के खिलाफ मानहानि मुकदमा करेंगे CM चन्नी। ऐसी फोटो पर जताई आपत्ति। जी हाँ दोस्तों, पंजाब में विधानसभा चुनाव नजदीक आते आते सियासी सरगर्मी तेज हो गई है। अब मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने आम आदमी पार्टी सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दर्ज कराने की धमकी दी है। चन्नी का आरोप है कि पंजाब विधानसभा चुनाव से पहले केजरीवाल उनकी छवि खराब करने के लिए अपमानजनक बयानबाजी कर रहे हैं। CM चन्नी ने शुक्रवार को कहा कि मैंने कांग्रेस आलाकमान से आम आदमी पार्टी के दिल्ली CM अरविंद केजरीवाल के खिलाफ मानहानि का मामला दर्ज कराने की अनुमति मांगी है, क्योंकि उन्होंने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया अकाउंट्स पर नकदी के साथ मेरी छेड़छाड़ की गई फोटो पोस्ट की और मुझे एक बेईमान व्यक्ति करार दिया। यह बेहद निंदनीय और अस्वीकार्य है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। प्रधानमंत्री मोदी ने जो बाइडेन जैसे दिग्गजों को इस मामले में पछाड़ा, बने दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता का डंका भारत के साथ साथ दुनिया में बज चुका है और ग्लोबल लीडर अप्रूवल रेटिंग की लिस्ट में टॉप पर बने हुए हैं। अमेरिका की डाटा इंटेलिजेंस फर्म मॉर्निंग कंसल्ट ने दुनिया भर के नेताओं की ग्लोबल अप्रूवल रेटिंग को लेकर एक ताज़ा सर्वे कर नेताओं की लोकप्रियता का पता लगाया, जिसमें PM मोदी के सामने दूर दूर तक कोई नहीं है। ग्लोबल लीडर अप्रूवल रेटिंग की लिस्ट में PM नरेंद्र मोदी की रेटिंग 71% है और उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन जैसे दिग्गज को पछाड़ दिया। इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री मोदी के आसपास भी कोई नेता नहीं है। दोस्तों, ग्लोबल लीडर अप्रूवल रेटिंग में दूसरे नंबर पर मेक्सिको के राष्ट्रपति एंड्रेस मैनुअल लोपेज ओब्राडोर हैं, जिनकी रेटिंग 66% है। तीसरे नंबर पर मौजूदा इटली के प्रधानमंत्री मारियो द्रघी की रेटिंग 60% है। इसके बाद इस लिस्ट में जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा का नंबर आता है। उसके बाद जर्मनी चांसलर ओलाफ स्क्लोजो 44% पर हैं। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। इस राज्य में वीकेंड कर्फ्यू हुआ खत्म, लेकिन ये पाबंदी रहेगी लागू। कोरोना से मिलने वाली है राहत। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। जहां एक और कोरोना लगातार बढ़ रहा है, वहीं कुछ राज्यों में कोरोना से राहत भी मिलती नजर आ रही है। दोस्तों, बात करें सबसे पहले बेंगलुरु की, तो दोस्तों कोरोना के मामलों को देखते हुए बेंगलुरु में धीरे धीरे ढिलाई बढ़ती जा रही है। कर्नाटक सरकार ने राज्य से वीकेंड कर्फ्यू को खत्म करने का ऐलान किया, लेकिन इस दौरान नाइट कर्फ्यू जारी रहेगा। वहीं दोस्तों, दूसरी ओर बात करें राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की, तो दिल्ली में भी कोरोना के मामलों में कमी देखे जाने के बाद दिल्ली से वीकेंड कर्फ्यू हटाने पर विचार किया जा रहा है। दिल्ली सरकार ने LG को पत्र लिख बाजारों में दुकान खोलने के लिए लागू ऑड इवन सिस्टम भी हटाने की सिफारिश की है। साथ ही प्राइवेट दफ्तरों से भी 50% क्षमता के साथ खोलने पर विचार किया जा रहा है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर।
भारत के गगनयान कार्यक्रम को मिली गति, इसरो ने किया रॉकेट के लिए इंजन परीक्षण। जी हां दोस्तों, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने हाई थ्रस्ट डेवलप इंजन का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। यह रॉकेट को शक्ति प्रदान करेगा और मनुष्यों को अंतरिक्ष में लेकर जाएगा। इसरो के अनुसार गगनयान मानव अंतरिक्ष मिशन के डेवलप इंजन पर तमिलनाडु के महेंद्रगिरी में इसरो प्रॉब्लम्स कॉम्प्लेक्स में 25 सेकंड के लिए परीक्षण किया गया। भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी ने कहा कि पहले से ही दो इंजन का 480 सेकंड समय तक परीक्षण किया जा चुका है। गुरुवार को किया गया परीक्षण सामान्य परिचालन स्थितियों से अलग इंजन की मजबूती की जांच करने के लिए था। इंजन के प्रदर्शन ने परीक्षण के उद्देश्यों को पूरा किया और इंजन के पैरामीटर परीक्षण के दौरान काफी हद तक सफल रहे। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, व्हाट्सएप टेलीग्राम से न करें शेयर सेंसिटिव सूचनाएं, सरकार ने मंत्रालयों को जारी की एडवाइजरी। जी हां दोस्तों, देश की सुरक्षा को देखते हुए केंद्र सरकार ने सभी मंत्रालयों और विभागों से कहा है कि वह कोई भी क्लासिफाइड या फिर सेंसिटिव जानकारियों को व्हाट्सएप या टेलीग्राम के जरिए शेयर न करें। इसके लिए बाकायदा एक एडवाइजरी भी जारी की गई है। सरकार ने सुरक्षा एजेंसियों की उस रिपोर्ट के बाद से सभी मंत्रालयों को एक एडवाइजरी जारी की, जिसमें कहा गया है कि ज्यादातर मोबाइल ऐप के सर्वर विदेशों में है और ऐसे में कोई भी कॉन्फिडेंशियल जानकारी मोबाइल ऐप के जरिए शेयर करने से देश की सुरक्षा को खतरा हो सकता है और संवेदनशील जानकारियां देश से बाहर जा सकती है। दरअसल दोस्तों, वर्क फ्रॉम होम के दौरान होने वाले ज्यादातर वर्चुअल मीटिंग्स को लेकर भी सुरक्षा एजेंसियों ने आशंका जताई है। वर्चुअल कॉन्फ्रेंस के दौरान इस्तेमाल किए जाने वाली जानकारियों के भी लीक होने का खतरा है। ऐसे में NIC द्वारा सुझाए गए एप्लीकेशंस का ही इस्तेमाल किया जाए। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, 50 साल बाद अमर जवान ज्योति का राष्ट्रीय युद्ध स्मारक में जल रही लौ में होगा विलय। जी हां दोस्तों, राष्ट्र राजधानी में इंडिया गेट पर पिछले 50 साल से जल रही अमर जवान ज्योति का शुक्रवार को राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर जल रही लौ में विलय हो गया। सेना के अधिकारियों ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी थी। दोस्तों, अमर जवान ज्योति की स्थापना उन भारतीय सैनिकों की याद में की गई थी जो 1971 के भारत पाकिस्तान के युद्ध में शहीद हुए थे। इस युद्ध में भारत की विजय हुई थी और बांग्लादेश का गठन हुआ था। उस वक्त की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने 26 जनवरी 1972 को इसका उद्घाटन किया था। दोस्तों, सेना के अधिकारियों ने बताया कि अमर जवान ज्योति का शुक्रवार दोपहर राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर जल रही लौ में विलय हो गया, जो कि इंडिया गेट से दूसरी तरफ केवल 400 मीटर की दूरी पर स्थित है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 25 फरवरी 2019 को राष्ट्रीय युद्ध स्मारक का उद्घाटन किया था, जहां 25,942 सैनिकों के नाम लिखे गए हैं। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, यूएस प्रेसिडेंट की सफाई। बाइडेन बोले, अफगानिस्तान को एक सरकार एकजुट नहीं रख सकती, हमने 20 साल तक वहां करोड़ों डॉलर बहा दिए। जी हां दोस्तों, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन को सत्ता में आए 1 साल पूरा हो चुका है। उनके कई सवालों पर सवालिया निशान लगते रहे हैं, लेकिन अफगानिस्तान से सैन्य वापसी पर उनसे अब भी सवाल पूछे जा रहे हैं। गुरुवार को इसी मसले से संबंधित एक सवाल पर बाइडेन ने कहा कि अफगानिस्तान में कोई सरकार कामयाब नहीं हो सकती और न ही उसे एक मुल्क के तौर पर एकजुट रख सकती है। हमने वहां 20 साल तक हर हफ्ते लाखों डॉलर खर्च करके देख लिया, हमेशा के लिए ऐसा नहीं किया जा सकता। व्हाइट हाउस में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बाइडेन ने कहा कि मैं जानता हूं कि आप लोगों का फोकस अफगानिस्तान पर है, आपके सवाल जायज हैं। अगर आपको लगता है कि वहां कोई एक सरकार शासन कर सकती है तो हाथ उठाकर जवाब दीजिए। अफगानिस्तान का इतिहास बताता है कि वो साम्राज्यों के लिए कब्रगाह साबित हुआ, वहां एकता कायम करना बेहद मुश्किल है। एक सवाल के जवाब में बाइडेन ने कहा कि पिछले साल जनवरी में जब मैंने सत्ता संभाली तो मेरे सामने बड़ा सवाल यह था कि क्या हम पहले की तरह हर हफ्ते वहां डॉलर्स बहाते रहें। हमारे सैनिकों की लाशें हर हफ्ते देश वापस आ रही थी, इसलिए वहां से सैन्य वापसी का फैसला किया गया, क्योंकि हम ताउम्र ऐसा नहीं कर सकते। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, कंगना रनावत को सुप्रीम कोर्ट ने दी राहत। सोशल मीडिया पोस्ट पर सेंसर मांग वाली याचिका हुई खारिज। जी हां दोस्तों, देश की सर्वोच्च अदालत की तरफ से एक्ट्रेस कंगना रनावत को बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को अपने एक फैसले में कंगना रनावत के खिलाफ दायर याचिका को खारिज कर दिया। यह याचिका 3 कृषि कानूनों का विरोध कर रहे सिख समुदाय के खिलाफ पोस्ट करने पर कंगना के खिलाफ एक वकील की तरफ से दायर की गई थी। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस DY चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली बेंच ने यह फैसला लिया।
याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट से अपनी याचिका में कंगना रनावत के सोशल मीडिया पोस्ट पर कड़ी सेंसरशिप की मांग की थी, लेकिन कोर्ट ने इस पर सुनवाई से इनकार करते हुए कहा कि इसके लिए कानून में पहले से कई प्रावधान है। कोर्ट ने कहा कि आर्टिकल 32 के अनुसार इस मुद्दे पर कोर्ट सुनवाई नहीं कर सकता। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कंगना के खिलाफ सिख समुदाय के खिलाफ उनके बयानों के लिए FIR दर्ज करने के लिए दायर याचिका को भी खारिज कर दिया। हालांकि कोर्ट ने इस मामले में मुंबई पुलिस को जांच जारी रखने के आदेश दिए हैं। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, पुष्पा फिल्म देख 3 नाबालिगों ने की शख्स की हत्या, बस इस गलती से खुल गई पोल। जाने दोस्तों क्या है पूरी खबर, लेकिन उससे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर दोस्तों आपको अभी तक हमारी न्यूज़ पसंद आई है तो इसे छोटा सा लाइक जरूर दे दें, और अगर आपको पसंद नहीं आई है तो बेशक आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों लाइक और डिसलाइक जरूर कीजिए, क्योंकि दोस्तों यही हमारी मेहनत का फल होता है और इसी से हमें पता चलता है कि आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही है या नहीं। और साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से दबा लें ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। तो दोस्तों खबर है देश की राजधानी दिल्ली के जांघिरपुरी इलाके की। जी हां दोस्तों, एक हैरान करने वाला यह मामला है। दरअसल यहां 3 नाबालिगों ने कथित तौर पर फिल्मी स्टाइल में एक शख्स की हत्या कर दी। वारदात का खुलासा होने के बाद से इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। दिल्ली पुलिस के मुताबिक आरोपी पुष्पा जैसे अपराध आधारित फिल्मों से प्रभावित थे और अपराध की दुनिया में मशहूर होना चाहते थे। दिल्ली पुलिस ने कहा कि तीनों नाबालिग आरोपियों को पकड़ लिया गया है। पुलिस के अनुसार आरोपियों ने घटना का एक वीडियो भी बनाया और उसे इंस्टाग्राम पर डालना चाहते थे। पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि जांघिरपुरी पुलिस को बुधवार को बाबू जगजीवन राम स्मारक अस्पताल से खबर मिली कि एक शख्स को पेट में चाकू मारा गया था और इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। जांच के दौरान पता चला कि मृतक का नाम शिंबू है और वो जांघिरपुरी का रहने वाला है। सीसीटीवी फुटेज में सामने आया कि मृतक और आरोपियों के बीच झगड़ा हुआ था। बाद में नाबालिग आरोपियों ने शख्स को चाकू से मार दिया। पुलिस ने कहा कि आरोपियों ने पूछताछ के दौरान बताया कि वे पुष्पा और भोकाल जैसी फिल्मों और वेब सीरीज में दिखाए जाने वाले गैंगस्टरों के लाइफस्टाइल से प्रभावित थे। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, गोल्ड सिल्वर प्राइस टुडे, सोने में मामूली बढ़त, चांदी 65,000 के पार। जी हां दोस्तों, भारतीय सराफा बाजार में सोने चांदी के भाव में एक बार फिर से उछाल देखने को मिल रहा है। आज सोना चांदी दोनों महंगे हो गए। दिल्ली सराफा बाजार में आज सोने के दाम में 29 रुपए की तेजी दर्ज की गई तो चांदी की कीमतों में 634 रुपए का जबरदस्त उछाल आया। दोस्तों दिल्ली सराफा बाजार में सोना 29 रुपए प्रति 10 ग्राम की तेजी के साथ 48,340 रुपए प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ। वहीं चांदी की बात की जाए तो चांदी 634 रुपए की तेजी के बाद 65,112 रुपए प्रति किलोग्राम पर बंद हुई। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, इस सरकारी योजना में निवेश करने वालों के लिए खुशखबरी, जल्द मिलने वाली है बड़ी सुविधा। जी हां दोस्तों, बात कर रहे हैं NPS स्कीम की, नेशनल पेंशन सिस्टम। जी हां दोस्तों, अगर आप भी नेशनल पेंशन सिस्टम में निवेश करते हैं तो आपको जल्द बड़ी सुविधा मिलने जा रही है। पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण की तरफ से घोषणा की गई है कि जल्द ही इस योजना के ग्राहकों को फाइनेंशियल ईयर के दौरान 4 बार निवेश पैटर्न बदलने की अनुमति दी जाएगी। PFRDA फ्राडा के अध्यक्ष सुप्रीत बंदोपाध्याय ने कहा है कि फिलहाल ग्राहक साल में 2 बार निवेश विकल्प बदल सकते हैं। जल्द ही हम लिमिट को बढ़ाकर 4 बार करने जा रहे हैं। पिछले काफी दिनों से ग्राहक इस योजना में बदलाव की मांग कर रहे थे, जिसके बाद PFRDA की तरफ से यह निर्णय लिया गया। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, तमिलनाडु स्कूल ने ईसाई बनने के लिए किया मजबूर तो परेशान छात्रा ने लगाया मौत को गले। जी हाँ दोस्तों, तमिलनाडु के तंजावुर जिले में 12वीं कक्षा में पढ़ने वाली एक नाबालिग छात्रा ने आत्महत्या कर ली। 17 साल की छात्रा ने मरने से पहले आरोप लगाया कि स्कूल के अधिकारियों ने जबरन धर्म परिवर्तन कर ईसाई बनाने के लिए मजबूर किया, जिसके बाद उसने अपना जीवन समाप्त करने का फैसला किया। इस घटना पर संज्ञान लेते हुए राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने तमिलनाडु के पुलिस महानिदेशक को नोटिस जारी किया है। NCPSR से मिली शिकायत के अनुसार छात्रा अरियालूर की रहने वाली है। वह तंजावुर जिले के सेक्रेड हार्ट हायर सेकेंडरी स्कूल में 12वीं कक्षा में पढ़ाई कर रही थी। छात्रा ने आरोप लगाया था कि स्कूल अधिकारियों द्वारा ईसाई धर्म में परिवर्तित होने के लिए मजबूर किए जाने के बाद अपना जीवन समाप्त करने का फैसला किया। यह स्कूल अवैध रूप से बच्चों को ईसाई धर्म में परिवर्तित कर रहा था और विरोध करने वालों को कड़ी सजा दी जाती थी। शिकायत के अनुसार स्कूल के इस रवैये से छात्रा को मानसिक पीड़ा हो रही थी। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर,
शेयर बाजार धड़ाम, फिर भी इन 5 स्टॉक में जमकर हुई पैसों की बारिश। जी हां दोस्तों, भारतीय शेयर बाजार में 4 दिन से लगातार गिरावट का सिलसिला जारी है। कारोबारी सप्ताह के अंतिम दिन शुक्रवार को सेंसेक्स 427 अंक गिरकर 59,037 अंक पर और निफ्टी 139.8 अंक गिरकर 17,617 के स्तर पर आ गया। इस दौरान दोस्तों कई शेयरों ने निवेशकों को घाटा दिया तो कुछ ने इन हालात में भी बम्पर रिटर्न दिया। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, इस सत्र में सबसे ज्यादा तेजी दर्ज करने वाले शेयरों की बात करी जाए तो नेशनल फिटिंग का शेयर सुबह 58.70 रुपए से खुला और बाद में 19.93% की तेजी के साथ 70.40 रुपए के रेट पर बंद हुआ। इसी तरह बाबा आर्ट्स का शेयर भी करीब 20% के उछाल के साथ 24.10 के स्तर पर बंद हुआ। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, इंडियन रेलवेज बदल गए हैं ट्रेन में रात को सफर करने के नियम, अब ऐसा करने वालों की खैर नहीं। जी हां दोस्तों, भारतीय रेलवे की तरफ से ट्रेन में यात्रा करने के नियमों में समय समय पर बदलाव किया जाता रहता है। जरूरी है कि आपको रेलवे की तरफ से बदले जाने वाले नियमों के बारे में पूरी जानकारी हो। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, नए नियमों को तत्काल प्रभाव से लागू भी कर दिया गया है। नए नियमों के मुताबिक अब आपके आसपास कोई भी सहयात्री मोबाइल पर तेज आवाज में बात नहीं कर सकेगा और न ही तेज आवाज में गाने सुन सकेगा। यात्रियों की तरफ से शिकायत मिलने पर रेलवे ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई करेगा। यह फैसला यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। दोस्तों नए नियमों के तहत यह भी प्रावधान है कि यदि ट्रेन में यात्री से मिलने वाली शिकायत का समाधान नहीं हुआ तो ट्रेन स्टाफ की जवाबदेही तय की जाएगी। रेलवे मिनिस्ट्री की तरफ से सभी जोन को आदेश जारी कर इन नियमों को तत्काल प्रभाव से लागू करने के आदेश दे दिए हैं। वैसे दोस्तों जो नई गाइडलाइंस आई है वह रात्रि 10 बजे के बाद से लागू होगी। इसके अंतर्गत कोई भी यात्री मोबाइल पर तेज आवाज में बात नहीं कर सकेगा या फिर गाने नहीं सुन सकेगा। रात में नाइट लाइट को छोड़कर सभी लाइटें बंद करनी होंगी ताकि सह यात्रियों की नींद खराब न हो। ग्रुप में चलने वाले यात्री ट्रेन में देर रात तक बातें नहीं कर पाएंगे। सह यात्री द्वारा शिकायत करने पर कार्रवाई हो सकती है। रात में चेकिंग स्टाफ, आरपीएफ, इलेक्ट्रीशियन, कैटरिंग स्टाफ और मेंटेनेंस स्टाफ शांतिपूर्ण तरीके से काम करेंगे। 60 साल से ऊपर के बुजुर्गों, दिव्यांगजन और अकेली महिलाओं को रेल स्टाफ जरूरत पड़ने पर तत्काल मदद करेगा। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, रिलायंस इंडस्ट्रीज का नेट प्रॉफिट 41% बढ़कर हुआ 18,549 करोड़। रिलायंस ने तीसरे क्वार्टर के रिजल्ट कर दिए घोषित। जी हां दोस्तों, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड तीसरी तिमाही की आय की घोषणा कर चुकी है। कंपनी ने अक्टूबर-दिसंबर तिमाही में 1.91 लाख करोड़ रुपए का राजस्व कमाया, जिसमें कंपनी का शुद्ध मुनाफा 18,549 करोड़ रुपए रहा, जो पिछले साल से 41% ज्यादा है। एक साल पहले इसी तिमाही में कंपनी नेट प्रॉफिट 13,101 करोड़ रुपए कमाई थी। कंपनी ने अपनी सभी बिजनेस में शानदार प्रदर्शन किया है। दोस्तों अक्टूबर-दिसंबर तिमाही में रिलायंस जियो का राजस्व 19,347 करोड़ रुपए रहा। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड की कुल कमाई दिसंबर तिमाही में 39% बढ़ने का अनुमान है। मोतीलाल ओसवाल के प्रमुख इक्विटी रणनीतिकार हेमांग जैनी का कहना है कि टैक्सेस सहित अन्य देनदारियां निपटाने से पूर्व कंपनी की कुल कमाई सालाना आधार पर 39% बढ़कर 30,000 करोड़ रुपए पहुंच सकती है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, मनोहर पर्रिकर के बेटे ने की भाजपा से बगावत, पणजी से टिकट नहीं मिला तो उत्पल ने बीजेपी ही छोड़ दी, निर्दलीय लड़ेंगे चुनाव, कहा मुझे जनता का है सपोर्ट। जी हां दोस्तों, पणजी से टिकट न मिलने से नाराज चल रहे गोवा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर के बेटे उत्पल ने बीजेपी छोड़ दी है। मनोहर पर्रिकर भी इसी सीट से चुनाव लड़ा करते थे। गुरुवार को बीजेपी ने विधानसभा चुनाव के लिए 34 कैंडिडेट्स की लिस्ट जारी की, लेकिन इसमें उत्पल का नाम नहीं था। पार्टी ने यहां से बाबूश मोनसेराटे को टिकट दिया है, जो हमेशा मनोहर पर्रिकर के विरोधी रहे थे। इसके बाद से ही उत्पल के बीजेपी छोड़ने की अटकलें थी। शुक्रवार को उन्होंने साफ कर दिया कि वे पणजी सीट से निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने कहा कि पणजी की जनता का उन्हें सपोर्ट है और वही उनके भाग्य का फैसला करे। उत्पल बोले कि भाजपा को पिछले और इस चुनाव में समझाया था कि कार्यकर्ता और लोग दोनों का सपोर्ट है, पर टिकट नहीं मिला। उत्पल ने कहा कि मैंने पिछले और इस चुनाव के दौरान अपनी पार्टी को यह समझाने की पूरी कोशिश की कि मुझे न केवल पार्टी के सभी सदस्यों का बल्कि पणजी के लोगों का भी समर्थन हासिल है। इसके बावजूद मैं पणजी से उम्मीदवारी नहीं कर पा रहा हूं। यहां से किसी ऐसे व्यक्ति को टिकट दिया गया जो पिछले 2 साल में पार्टी में आया, इसलिए मैं आगे बढ़ना चाहता हूं और पणजी के लोगों को मेरे राजनीतिक भाग्य का फैसला करने देना चाहता हूं। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर,
यूक्रेन पर रूसी हमले का खतरा, सरहद से 20 किलोमीटर दूर पुतिन की फौज तैयार, जंग टालने के लिए अमेरिका रूस के विदेश मंत्री मिले। जी हां दोस्तों, यूक्रेन जंग के मुहाने पर है। रूसी सेनाएं उसकी सीमा से महज 20 किलोमीटर दूर हमले के लिए तैयार नजर आती है। अमेरिका और उसके सहयोगी नाटो देश इस जंग को टालने के लिए भरपूर कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों, जिनेवा में रूस और अमेरिका के विदेश मंत्रियों की आज बैठक पर सबकी निगाहें टिकी हुई है। डर इस बात का है कि अगर रूस हमला करता है तो यह जंग रूस बनाम पश्चिम हो सकती है। जंग की आशंका देखते हुए ब्रिटेन ने यूक्रेन को एंटी टैंक वेपन्स दे दिए हैं, तो कनाडा ने अपना पैरा ट्रूपर रेजिमेंट यूक्रेन भेज दिया है। न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन और रूसी विदेश मंत्री सरगई लावरोव की मुलाकात से यह पता लगेगा कि यूरोप में एक नई जंग होती है या इसे टाला जा सकेगा। रूस अब पश्चिम के लिए बड़ा खतरा है और ऐसा लगता है कि अमेरिका और उसके यूरोपीय सहयोगियों के बीच सही कोऑर्डिनेशन नहीं है। तो दोस्तों, यह थी आज की तमाम बड़ी खबरें। इसके बाद दोस्तों बारी आती है आज के माइंड क्यूज क्वेश्चन की। जी हाँ दोस्तों, एक आसान से सवाल का जवाब देकर आप जीत सकते हैं एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों, आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। हॉकी का जादूगर किस खिलाड़ी को कहा जाता था? जी हाँ दोस्तों, अगर आप जानते हैं उस खिलाड़ी का नाम जो कि हॉकी के जादूगर नाम से फेमस था, तो जल्दी से उनका नाम कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। अगर दोस्तों आपका जवाब होता है एकदम सही और आप चुने जाते हैं लक्की विजेता के रूप में, तो आपको मिल सकता है एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे YouTube चैनल की ओर से। तो दोस्तों, जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लीजिए। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।